नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर की तरह सोचेंगे। आज हम उन फोरेंसिक आंकड़ों की गहराई में जाएंगे जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच की घोषणाओं से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग के बड़े आरोपों के पीछे छिपे हैं। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे जियोपॉलिटिक्स और शेयर मार्केट के बीच एक गहरा और कभी-कभी बहुत रहस्यमयी कनेक्शन होता है। तो आज की इस इन्वेस्टिगेशन फाइल में क्या क्या है, हम शुरुआत करेंगे मार्केट के क्राइम सीन से, फिर समझेंगे स्टॉक एक्ट को, उसके बाद ट्रेडिंग पैटर्न्स को ट्रेस करेंगे, डिप्लोमेसी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिंक को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे चल रही सीएफटीसी की फोरेंसिक जांच पर। चलिए सीधा पहले पॉइंट पर आते हैं। पहला हिस्सा है बाजार का क्राइम सीन, यानी 6 मई की वो असामान्य घटना जिसने पूरे मार्केट में हलचल मचा दी। इस पूरे मामले का स्केल समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। दोपहर के ठीक 3:40 बजे कच्चे तेल के फ्यूचर्स में 10,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा और असामान्य दाव था। और फिर सिर्फ 70 मिनट बाद शाम 4:50 पर खबर आती है कि ईरान को शांति ज्ञापन भेजा गया है। नतीजा, शाम 7 बजे तक तेल की कीमतें 12% तक धड़ाम से गिर जाती हैं। बिल्कुल सटीक टाइमिंग है ना? अब जिन लोगों को मार्केट की टर्मिनोलॉजी थोड़ी मुश्किल लगती है, उनके लिए बता दूं कि शॉर्ट पोजीशन लेना असल में एक कानूनी दांव लगाने जैसा है। इसमें इन्वेस्टर इस बात पर दांव लगाता है कि तेल जैसी किसी एसेट की कीमत बहुत जल्द और बहुत तेजी से गिरने वाली है। इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझें तो सबसे पहले ऊंचे दाम पर तेल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट लॉक किया जाता है, फिर अचानक कोई बड़ी राजनीतिक घोषणा होती है जिससे मार्केट गिरता है और आखिर में उसी गिरे हुए सस्ते दाम पर तेल खरीदकर कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाता है और बीच का जो भी मार्जिन है वो सीधा मुनाफे के तौर पर जेब में। 6 मई को बिल्कुल यही तरीका अपनाया गया। अब जरा अमाउंट देखिए, $920 मिलियन, यानी करीब 27,040 करोड़ रुपए। ये शुरुआती दाव की वैल्यू थी और सबसे खास बात यह है कि ये भारी भरकम दाव ठीक उस समय लगा जब तक आम पब्लिक या प्रेस को इस खबर की भनक तक नहीं थी। 12% के इस मार्केट क्रैश का सटीक अनुमान लगाकर जिसने भी ये 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे थे, वो सिर्फ कुछ ही घंटों में करीब $125 मिलियन, यानी लगभग 1187 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाकर निकल गया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। इन पैटर्न्स को और गहराई से खंगालने से पहले हमें नियमों की किताब यानी स्टॉक एक्ट को समझना होगा। अमेरिका के इतिहास में पहले भी कई पॉलिटिकल फाइनेंशियल स्कैंडल्स हो चुके हैं, जिनसे सबक लेकर ही 2012 में ये स्टॉक एक्ट लागू किया गया था। ये कानून बहुत साफ तौर पर कहता है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव ब्रांच का कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है। अगर वो अपनी नॉन पब्लिक जानकारी से मुनाफा कमाते हैं या फिर सैन्य कदमों और पॉलिसी शिफ्ट्स की एडवांस जानकारी अपने डोनर्स, परिवार या ट्रेडर्स को लीक करते हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये एक्ट एक बहुत ही सख्त बाउंड्री लाइन सेट करता है। चलिए अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, व्यापार के पैटर्न का पता लगाना। कोई भी इन्वेस्टिगेटर सिर्फ एक घटना को देखकर नतीजे पर नहीं पहुंचता, बल्कि वो पैटर्न्स को देखता है ताकि ये पता चल सके कि ये महज किस्मत थी या फिर अवैध राजनीतिक मुनाफा। इसको समझने के लिए अप्रैल के इस टैरिफ फ्लिप फ्लॉप को ही देख लीजिए। 2 अप्रैल, 7 अप्रैल और फिर 9 अप्रैल। आधिकारिक बयानों में बार बार कूटनीतिक यू टर्न लिए गए। इस विरोधाभास ने मार्केट में भारी उथल-पुथल मचाई और बिल्कुल इसी अस्थिरता का फायदा उन चालाक ट्रेडर्स ने उठाया जो पहले से इसके लिए तैयार बैठे थे। और ये कोई एक बार की बात नहीं। 23 मार्च, 7 अप्रैल और फिर 17 अप्रैल के आंकड़े देखिए। हर बार एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक घोषणा होने से कुछ मिनट या कुछ घंटे पहले करोड़ों डॉलर के दांव बिल्कुल सही पोजीशन में लगाए गए थे। एक इन्वेस्टिगेटर के नजरिए से ये सबूतों की एक ऐसी चेन है जो एक बहुत ही स्पष्ट और संदिग्ध पैटर्न दिखाती है। हमारा चौथा अहम बिंदु है कूटनीति और निजी निवेश के बीच का संबंध। फोरेंसिक जांच में सिर्फ सीधे ट्रेडर्स ही नहीं, बल्कि अधिकारियों के परिवार और उनके करीबियों का नेटवर्क भी रडार पर होता है, क्योंकि आधिकारिक कूटनीतिक मिशन और निजी निवेश के बीच की रेखा बहुत ही धुंधली होती है।
उदाहरण के लिए प्रेसिडेंट के दामाद जैरेड कुशनर का डेटा देखते हैं। उन्होंने मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी में एक अहम रोल निभाया और दिलचस्प बात यह है कि उसके तुरंत बाद 2021 में एफिनिटी पार्टनर्स नाम की एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म बना ली। 2024 आते आते इस फर्म की संपत्ति $4.8 बिलियन तक पहुंच गई और उनकी अपनी नेटवर्थ $1 बिलियन को पार कर गई। अब इसमें फाइनेंशियल वॉचडॉग्स के लिए चिंता की बात क्या है? वो है सॉवरेन वेल्थ फंड का इन्वॉल्वमेंट। आसान भाषा में कहें तो ये किसी दूसरे देश की सरकार का अपना इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो उनके सरप्लस रिजर्व से बनता है, और इन्हीं फंड से इन नई प्राइवेट कंपनीज को बैकअप मिल रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंटरनल एडवाइजर्स के मना करने के बावजूद सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड ने कुशनर की फर्म में पूरे $2 बिलियन यानी करीब 18 से 19 हजार करोड़ रुपए का सीधा इन्वेस्टमेंट किया। अब भले ही ये इन्वेस्टमेंट्स घोषित किए गए हों और इन्हें कानूनी माना जाता हो, लेकिन जरा सोचिए, एक तरफ मिडिल ईस्ट में राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है और दूसरी तरफ उन्हीं विदेशी संस्थाओं से एक प्राइवेट फर्म को भारी भरकम फंडिंग मिल रही है। जांच एजेंसियों के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है, वैध ग्लोबल बिजनेस के अंदर छिपे हुए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बाहर लाना। और यही हमें हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन तक ले जाता है, CFTC की फॉरेंसिक जांच और इससे जुड़ा व्यापक आर्थिक खतरा। इतने स्पष्ट पैटर्न्स देखने के बाद अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियां शांत नहीं बैठी हैं। CFTC और DOJ दोनों ही फोरेंसिक तकनीकों का इस्तेमाल करके इन ट्रेडों के डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगाल रहे हैं। उनका मुख्य लक्ष्य बड़े ट्रेडों के टाइम स्टैम्प्स को पॉलिसी अनाउंसमेंट के सटीक समय के साथ मैच करना है। वो ये साबित करना चाहते हैं कि अंदरूनी जानकारी और मार्केट में हुए ट्रेड के बीच कोई पुख्ता सबूत है या नहीं। हालांकि इतने हाई लेवल पॉलिटिकल मामलों में इनसाइडर ट्रेडिंग साबित करना कानूनी रूप से बहुत बड़ी चुनौती होती है। अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन इस स्थिति के असली खतरे को बहुत अच्छे से समझाते हैं। मुद्दा सिर्फ यही नहीं है कि कुछ लोग गलत तरीके से अमीर हो रहे हैं। असली खतरा हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर है। अगर आम कंपनियों का फ्यूचर्स मार्केट से भरोसा ही उठ गया, जिसका इस्तेमाल वो अपना रिस्क कम करने के लिए करती हैं, तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए किसी बड़ी आपदा से कम नहीं होगा। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है। जब कूटनीतिक नीतियां ही बाजार का गिरना या उठना तय करने लगे, तो नियामक एजेंसियां एक शानदार इन्वेस्टमेंट और अवैध पॉलिटिकल इनसाइडर ट्रेडिंग के बीच कैसे फर्क कर सकती हैं? क्या हमारे वर्तमान वित्तीय नियम बाजार की अखंडता को बचाने के लिए काफी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।